अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर की समझ आई थी? कोई मुश्किल उसमें? क्लास आपको आवाज आ रही है? क्लास आपको आवाज आ रही है? यस मैम। जी बेटा, मैंने आपसे पूछा है कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर की समझ आई थी? किसी को कोई मुश्किल? नो मैम। बेटा क्विज में आपकी क्यों इतनी पुअर परफॉर्मेंस रही है? लेक्चर की समझ नहीं आ रही आपको क्या? मुश्किल है? आज सब बच्चों की पुअर नहीं थी, बट चलो जिनकी पुअर है मैं उनसे पूछ रही हूँ कि क्या हो गया आप लोगों को? मैम दरअसल ना हम कंफ्यूज हो गए थे। क्यों कंफ्यूज दूसरा हुए थे? अटेम्प्ट नहीं, मैम पता नहीं, लेकिन क्विज मुश्किल नहीं था वैसे। मुझे ये बताएं कि कंफ्यूज क्यों हुए हैं आप लोग? कंफ्यूजन की वजह क्या है? बेटा मैं तो आपको पता है कंसेप्चुअल मेरा जो एम होता है बेसिकली जब मैं आप लोगों को पढ़ा भी रही होती हूँ तो मैं रटे लगवाती नहीं हूँ, ठीक है? रटे लगवाने वाली आई डोंट नो कि आप लोगों का क्या क्राइटेरिया टीचर को असेस करने का, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है मैं आपको रट्टा ना लगवाऊँ, ठीक है? और अगर मैंने आप लोगों को रट्टा लगवाना हो तो मैं आके लेक्चर दे के चली जाऊँ या लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ। मेरा जो आप लोगों से क्लास में इंटरेक्शन होता है बेसिकली मैं उसको मैक्सिमम रखने की कोशिश करती हूँ कि वो मैक्सिमम रहे ताकि आप लोग क्लास में प्रेजेंट रहें, आप लोगों का माइंड खुले, आप लोग क्वेश्चनिंग करो और सोचो दिमाग से, ठीक है? मेरे हिसाब से जब हमारे भी जो टीचर्स हम लोग भी ऑब्वियसली हम लोग भी पढ़ के ही आए बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, तो मुझे मेरे हिसाब से वो टीचर अच्छा होता है। वो टीचर मुझे अच्छा लगता था जो हमें असेस करता था, हमारा माइंड ओपन करवाता था और जो लाइक हमें, मैंने आप लोगों को शायद कई बार पहले भी एग्जांपल दिया है कि जो हमसे कहते थे कि आप अपना ब्रेन यूज करो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो कि ये ना हो कि एक लगी लगवाई चीज है, ठीक है जी ये आपका लेक्चर है,
आप ये पढ़ें और बस हमें पेपर दे के हमें नंबर दे दें, ठीक है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। या आपको वो वाला सिस्टम पसंद है? आप लोगों को क्या चीज नो पसंद है? मैम, नो मैम, हम खुद भी अब कोशिश करते हैं कि हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें करें, क्योंकि अब हम लोगों ने एज अ बाद में इसको प्रैक्टिकल भी यूज़ करना होता है। लेकिन पता नहीं मैम क्विज में क्या है, वैसे हमने तैयारी भी सही की थी। पता नहीं, बेटा, इंशाल्लाह आइंदा तो नहीं करेंगे, आपको डिसअपॉइंट ना हो, अब देखिए अच्छा मेरा ही बेटा, मेरी करेंगे। बात सुने। देखिए, सबसे पहली बात है कि अल्लाह पाक की जो है वो अल्लाह पाक का हुक्म भी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। अ, बाकी बच्चे आ जाएं तो मैं उसको डिस्कस करती हूँ, ठीक है? वो आप अस्सलाम लोगों के वालेकुम। फायदे। वालेकुम सलाम। तो वो हदीस ये है कि एक बंदा जो अपनी एक रेगुलर एक नेकी करता है। अब रेगुलर नेकी से हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि फजर की नमाज एक बंदा रेगुलर पढ़ता है, ठीक है? ये हदीस है, ये हदीस का मफहूम बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ। तो एक रेगुलर जो उसकी रूटीन में जो है वो नेकी है, तो कभी कभार किसी बीमारी की वजह से या किसी परेशानी की वजह से वो उसको पूरा नहीं करता, तो उसको फिर भी बराबर का सवाब दिया जाता है, ठीक है? तो वो अल्लाह ताला किस चीज का सवाब उसे दे रहे हैं? वो उसकी पंक्चुअलिटी का, उसको उसकी पाबंदी का सवाब दे रहे हैं, ऐसे ही है। यस अब मैम। अब मतलब लाइक 2:07 हो गए हमारे पास। आपके लेक्चर की टाइमिंग क्या है? 2 बजे की। ओ दो बजे क्लॉक की मैम। 2 बजे की है। 9 बच्चे मेरे पास आए। वो जो बाकी सारे हैं, क्या उनमें एहसास जिम्मेदारी है कि हमें टाइम पे क्लास में आना चाहिए, या हमें टाइम पे क्लास में जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, या हमें टाइम पे पढ़ना चाहिए, या यही आपका लोगों का जो है वो लर्निंग का टाइम है? तो मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप लोगों को इतना प्यार से समझाने के बावजूद, अ, इतनी कोशिश के बावजूद आप लोगों में पंक्चुअलिटी का या जिम्मेदारी को कोई आप लोग मुजाहरा नहीं करते। जब आप वो लोग नहीं करते तो उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि आप प्रॉपर टाइम पे क्लास अटेंड नहीं करते, प्रॉपर क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। तो जब आप लोग पढ़ें भी तो उसका कोई ऐसा फायदा नहीं होता होता। अगर आप लोगों ने पढ़ भी लिया, अगर आप लोगों ने क्लास में या उसके बाद क्विज से पहले पढ़ भी लिया, तो उसको उसका जो आप लोगों को फायदा हुआ है वो आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया, ऐसे ही है। तो ये नुकसानात हैं। आप जब पंक्चुअल नहीं होते, आप लोग जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, उसका आप लोगों को लॉस होता है। हम आज का क्विज जो आज जो है इस क्विज को कल मैंने आप लोगों के लिए, और इंतहाई अफसोस की बात है कि कल मैंने आप लोगों के कहने पे आप लोगों के लिए मीटिंग अरेंज की, और उसमें 2 या 4 बच्चियां थी, सारी की सारी। आपको कोई भी मसला था, जो भी बात थी, आप लोगों को मीटिंग में, एटलीस्ट मीटिंग में होना चाहिए था, ठीक है? वो भी मुझे पता चल गया कि आप लोग कितना जो है वो खुद की यही बातों पे ही कितना उस पे अमल कर रहे हैं। मैं आप लोगों को क्विज की जो है वो करवा देती हूँ कि इसमें क्या मुश्किल पेश आई आपको, ठीक है? आपने कहा जी स्टेटमेंट्स लंबी थी। मुझे ये बताएं कि इससे शॉर्ट स्टेटमेंट क्या ये हो सकती थी कि फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आप कौन सी मोडालिटी यूज कर रहे हैं? ये सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट है। मैं क्या आपसे ये पूछती कि व्हाट इज अल्ट्रासाउंड? ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है? तो फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जॉइंट वास्कुलर इमेजिंग, यहाँ पे मैंने कहीं बॉन्ड का जिक्र नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट इफेक्टिव इजीली अवेलेबल एंड सेफ इमेजिंग मोडालिटी? तो फ्लोरोस्कोपी का हमें जो है वो पता है कि नहीं है, उसमें हम सॉफ्ट टिश्यू को नहीं देख रहे। मेमोग्राफी में हम ब्रेस्ट को देखते हैं। एमआरआई जो है वो ना तो कॉस्ट इफेक्टिव है ना इजीली अवेलेबल है, तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड ही जो है वो एक सेफ और हमारे पास इजीली अवेलेबल मोडालिटी थी, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। नेक्स्ट हमारा जो था क्वेश्चन था, इन केस ऑफ ट्रॉमा, अब ट्रॉमा हो गया है पेशेंट को, पेशेंट इज सस्पेक्टेड विद फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट फीमर एंड माइनर फ्रैक्चर्स आल्सो सस्पेक्टेड इन राइट टिबिया एंड पैटेला। इसमें सिंपली ये था कि जो है वो बोन्स का फ्रैक्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोडालिटी विल बी फर्स्ट चॉइस फॉर कंफर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर? अब तो हमारे पास ट्रॉमा के केस में अगर हमने फ्रैक्चर को ही कंफर्म करना है, तो हम डायरेक्ट सीटी स्कैन पे, एमआरआई पे या डॉपलर पे नहीं जाएंगे। हमारे पास पहली जो मोडालिटी है बोन्स को देखने के लिए वो एक्सरे है। इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब नेक्स्ट हमारे पास है
कि पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है एब्डोमिनल पेन की लंबर रीजन में। तो लंबर रीजन में क्या हुआ कि हमारे पास रीनल स्ट्रक्चर्स है, वहां पे किडनीज है, वहां पे रीनल स्टोन हो सकते हैं। अब अल्ट्रासाउंड पे चीज जो है वो डिटेक्ट नहीं हो रही because air obscure most of the organs, which will be the preferred modality for confirmation of the renal stones। ठीक है, तो हमारे पास प्रेफरेबल मोडालिटी क्या है? तो हमारे पास अगर उसमें एक्सरे एब्डोमेन है तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड के बाद एक्सरे एब्डोमेन है। एक्सरे एब्डोमेन पे भी अगर कोई चीज नजर नहीं आती तो हमारे पास सीटी स्कैन थी। ठीक है, ये भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत था। अब इससे ये अगर ये इतनी ज्यादा शॉर्ट सी जो है वो स्टेटमेंट है, पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ हील स्वेलिंग with history of trauma incurs suspicion of proximal tibia fracture, x-ray is done on which view you can better identify the structure। तो मेरा बेटा यहाँ पे मैंने आपसे ये पूछा टिबिया और फिब्यूला है, दो चीजें हैं। हम लोगों ने एक्सरे लोअर लिम्ब पढ़ लिया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि ऑन वन साइड यू हैव लेटरल मेल्यूनस एंड ऑन द अदर साइड यू हैव मीडियल मेल्यूनस। तो हमारे पास क्या है, अगर हम लेटरल साइड है, अगर हमारे पास टिबियल फ्रैक्चर है तो टिबिया का जो है वो लेटरल मेल्यूनस से है, तो वो लेटरल एंकल पे हमें नजर आएगा। ठीक है, अगर पेशेंट की पोजीशनिंग भी आपको नहीं आएगी तो फिर कैसे आप लोग एग्जामिनेशन करोगे? इफ अ पेशेंट लाइज ऑन हिज राइट साइड ऑफ एक्सरे टेबल, राइट साइड पे पेशेंट लेट गया तो राइट लेटरल डिक्यूबिटस हुई, वो कभी भी लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस नहीं होती। ठीक है, जिस साइड पे लेटता है वो, या जिस साइड पे हम पेशेंट को लेटाते हैं वही उसकी राइट या लेफ्ट होती है। राइट साइड पे लेटाएंगे तो राइट लेटरल हो जाएगी, लेफ्ट पे लेटाएंगे तो लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस हो जाएगी। ठीक है, राइट पे लेटाएंगे तो हम लेफ्ट साइड की एग्जामिनेशन करते हैं, लेफ्ट पे लेटाएंगे तो हम राइट साइड की एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। ये भी जो है वो बहुत बच्चों का गलत था। ठीक है, पेट हैज हाईएस्ट एक्यूरेसी 92% थी, किसमें थी? ब्रेस्ट कैंसर में। हाईएस्ट एक्यूरेसी लिम्फोमा में अगर मैं आपसे पूछती तो फिर आपने कहना था 97% है हाईएस्ट एक्यूरेसी। जब मैंने मेंशन कर दिया कि ब्रेस्ट कैंसर में लिखे तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर में उसकी कितनी एक्यूरेसी है। ठीक है, ये भी इसमें भी मैंने जब आपको लेक्चर पढ़ा रही थी उसमें भी मैंने आपको बार बार कहा कि परसेंटेजेस को याद कर ले। In case of right elbow joint fracture, in which of the following view X-ray elbow or a Cronin process will be best visualized? तो जब हम ने एक्सरे एल्बो पढ़ा, उसकी एनाटॉमी पढ़ी, तो उसमें मैंने कहा कि लेटरल व्यू हम ओलेक्रॉनिन प्रोसेस को देखने के लिए मोस्टली करते हैं। वो भी बहुत सारे बच्चों का जो है वो गलत था। अब इस बच्ची ने भी यहाँ पे कल एक बच्ची का भी क्वेश्चन था कि एमिशन इमेजिंग क्या होती है। तो क्या मैंने आपको जो हमारा पहले फर्स्ट 3 लेक्चर्स थे उसमें ट्रांसमिशन इमेजिंग और एमिशन इमेजिंग का डिफरेंस बताया है? कितने बच्चों को ट्रांसमिशन इमेजिंग और एमिशन इमेजिंग का डिफरेंस पता है? यस मैम, समझ आ गए। बेटा अब समझने का फायदा जब आपके अलावा कितने बच्चे हैं जिनको ट्रांसमिशन और एमिशन इमेजिंग का डिफरेंस पता है? हैंड रेज करें अपना। अगर आपको अभी तक ट्रांसमिशन इमेजिंग और एमिशन इमेजिंग का डिफरेंस ही नहीं पता तो कोई फायदा नहीं है कि हम इतना एक्सटेंसिव किस्म का रेडियोलॉजी पढ़ें। ठीक है, इंतहाई अफसोस की बात है यह आप सब लोगों का अनम नौरीन, गाजिया वसीम, हिरा बिनते रजा, माहम, मरियम आरफ, रिजा हालत, दिमशामीन, उम्मे अहमद, जरवा गोहर, ये आप सब लोगों का टास्क है कल के लिए कि कल आपने मुझे बताना है क्लास में, मैं सब लोगों ने अपने तौर पे प्रेजेंट करना है कि व्हाट इज ट्रांसमिशन इमेजिंग एंड व्हाट इज एमिशन इमेजिंग। ओके मैम। मैम मैं बताऊं? बेटा अभी नहीं, ठीक है? ओके मैम। ओके। अब हमारे पास जो है, जब हमने एक्सरेज को पढ़ा तो हमने कहा कि रेडियो ल्यूसेंट जो है हम उनको ब्लैक एंड व्हाइट को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, रेडियो ल्यूसेंट और रेडियो पैक। इंतहाई अफसोस की बात है आपको ये नहीं पता कि ब्लैकनेस ऑफ लंग्स को हम रेडियो ल्यूसेंट कहेंगे या रेडियो पैक कहेंगे। ठीक है, इस हिसाब से तो हम सिटी जो पढ़ चुके हैं वो उसका कोई फायदा नहीं है, जो अब अभी हम पढ़ रहे हैं उस चीज का भी कोई फायदा नहीं है अगर आपने पढ़ना ही नहीं है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट थी
कार्डियक कैथेटराइजेशन है बेसिकली प्रोसीजर है इन विच पेशेंट इज ट्रीटेड विद मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर। तो ना तो डायग्नोस्टिक में था, ना न्यूरो में था, ना कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग था। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बेसिकली जो सब स्पेशलिटी है रेडियोलॉजी की, उसमें हम जो है वो मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट करते हैं। तो इनमें से हमारे पास अगर कोई हमारे पास लंबी चौड़ी आती है स्टेटमेंट आती है तो एक स्टेटमेंट है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शॉर्ट स्टेटमेंट्स ज्यादा है, लॉन्ग स्टेटमेंट एक है। ये वाली जो स्टेटमेंट है इसमें भी ऐसा कोई मुश्किल नहीं था, या आप ये वाली स्टेटमेंट लेते इसमें भी ऐसा कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन खैर आप लोगों मैम को हम ना शॉर्ट स्टेटमेंट से ना समझे थे कि क्लिनिकल नहीं होगा, मतलब हमने उसको ऐसे लिया था कि क्लिनिकल नहीं होगा, सिर्फ मतलब स्ट्रेट पूछा जाएगा, और हम लोगों ने वैसा ये था ना कि पूरा सिनेरियो बनाना पड़ेगा माइंड में और फिर उसके बाद उसका आंसर करना सिनेरियो पड़ेगा। आप लोगों को कैसे मैं देती हूँ वो आप लोगों ने अपने एससीक्यूज में देख ली, ठीक है। वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं जिनको प्रॉपर सिनेरियो बेस्ड कहा जाता है। ये सिनेरियोज नहीं है, ये सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट चेक किया गया कि आप लोगों को कितनी कॉन्सेप्चुअल स्टडी है। बेटा अगर तो आप रट्टे मरवाने में खुश हैं, रट्टे मारने में खुश हैं, रट्टे वाली स्टडी में खुश हैं, मुझे बताएं, मैं वैसा पढ़ा देती हूँ। अगर आप लोगों का मकसद ही ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपली आप लोगों ने आप लोगों को आप लोगों के सामने जो टीचर है वो लेक्चर को पढ़े, उसको रीड आउट करे और चला जाए। अगर ऐसी स्टडी आपको पसंद है तो मैं वैसे ही करवा देती हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैम, नो अब मैम हमारा फर्स्ट था तो अब समझ आ गया कि किस तरह का आएगा, तो कोई इशू नहीं। नेक्स्ट टाइम ये आप लोगों के लिए जो है वो आप लोगों को देखना चाहिए कि आप लोग छोटे बच्चे तो नहीं हैं, ठीक है। लर्न करें, चीजों को लर्न करने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट से पढ़ें। मैं जब आप लोगों को जनरल अल्ट्रासाउंड पढ़ा रही थी मैंने तब भी आप लोगों को कहा कि आप लोग एज अ स्टोरी लाइन हर चीज को पढ़ा करें। स्टोरी लाइन ये होती है, आप 4 फ्रेंड्स हैं आपस में, आप में से एक ड्रामा देखती है, ठीक है, पूरे इन दिमाग से वो ड्रामा देखती है, पूरे इंटरेस्ट से देखती है। तो जब अपनी सहेलियों को बताती है तो वो एक एक लाइन भी सुनाती है, मिस तो नहीं करती ना कुछ भी। कि मिस करते हो? नो मैम। नहीं करते ना। तो अगर यही रेडियोलॉजी आप स्टोरी लाइन की तरह पढ़ो, आज भी आपको 10 साल पहले के ड्रामे याद होंगे, ऐसे ही है। तो उनमें आपका इंटरेस्ट होता है, उसको आप एज अ स्टोरी लाइन लेते हो। आज में मैं आपसे पूछूं कि फिलहाल नॉवल में क्या लिखा हुआ था, आपको याद होगा कि उसमें क्या लिखा हुआ था। तो वो स्टोरी लाइन की तरह पढ़े। ये बेसिकली हमारे भी टीचर्स ने हमें ऐसे ही सिखाया है कि आप इसको एज अ स्टोरी लाइन जब तक पढ़ेंगे, एज अ जो है वो कहानियां करके पढ़ेंगे, इनको कहानियां बना के पढ़ेंगे, आपको कभी भी एक चीज नहीं भूलेगी, सारी जिंदगी नहीं भूलेगी। अभी मैंने आपको ये लेक्चर बनाया है, घंटा पहले बनाया होगा, मैंने इसको नहीं पढ़ा था, ठीक है, लेकिन मुझे ये क्यों याद है, या मुझे ये सारा कॉन्सेप्ट इसका मेरे माइंड में क्यों है, कोई बता सकता है? मैम आपने इसको स्टोरी करके याद किया होगा जब आप पढ़ी होंगी। मैंने स्टोरी करके याद की है, बिल्कुल स्टोरी करके याद की है कि जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैंने कहा कि हाँ जी इस तरह से बंदा बेरियम पीता है, उसमें ये स्ट्रक्चर देखते हैं, ये हमारे पास डायग्नोसिस हो सकती है, एंड दैट्स इट, ठीक है। और मेरे माइंड में स्टोरी बना ली है। मतलब मुझे लगता है कि 8-10 साल पहले शायद मैंने ये पढ़ा होगा, ठीक है, या पता नहीं कितने साल पहले पढ़ा होगा, लेकिन ये याद रहती है चीजें। मेडिसिन भूलने वाली चीज है ही नहीं। तो आज के बाद नेक्स्ट किसी भी असेसमेंट में आपकी इतनी पुअर परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए, वरना मैं आप सब लोगों के क्लास पार्टिसिपेशन के 0 मार्क्स लगाऊंगी आप लोगों की सजा के तौर पे। मैम अब आइडिया हो गया है ना, अब आइंदा से इस तरह नहीं होगा। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ, इस वीडियो के बाद हम आज का अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मुझे बहुत आसानी है कि मैं आपको रट्टे मरवाऊं, आप लोगों को पूरे पूरे नंबर दूं, ए ग्रेड दूं, और आप लोग अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो जाए। लेकिन बेटा जब लर्न ही ना करो तो फायदा क्या है इस सब्जेक्ट का। ये
वीडियो देखो भी, इसके बाद हम नेक्स्ट Brain scan is an X-ray examination of the upper gastrointestinal tract. It involves swallowing a solution containing brain sulfate. मैम स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अच्छा मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। Brain scan is an X-ray examination of the upper gastrointestinal tract. It involves swallowing a solution containing brain sulfate, the metallic compound which is easily visualized. Brain coats the walls of the pharynx and the esophagus and appears flat in the images. It can be tracked as it moves through the digestive system by performing a series of X-rays. The brain scan can help identify problems with swelling and diagnose abnormalities of the esophagus and stomach. Indications. Brain swallow test is used to diagnose the structural or functional abnormalities of the upper gastrointestinal tract, such as swallowing disorders, narrowing or irritation of the esophagus, hiatal hernia, a defect that causes the stomach to partially swallow into the chest, enlarged esophageal veins, ulcers, tumors, precancerous growths or polyps, gastroesophageal defects disease, or GERD. Pre-procedural preparation may be asked to consume a low fiber diet for 2 to 3 days before the test. Your doctor will advise you to stop smoking at the start and have nothing to eat after midnight before the test. Inform your doctor if you are pregnant or allergic to any medications, latex, tape, or anesthesia. Also, inform your doctor if you have undergone any burning X-ray or blood radiography recently. You will be asked to remove all jewelry before the test. Procedure. A brain swallow test is performed in the following manner. Standard chest and abdominal X-rays are initially performed. Standard ये बेसिक आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। Yes, आ रही ma'am. है। ये जो पेशेंट टेबल होता है बेसिकली ये मूवेबल होता है। हम इसको मूव कर सकते हैं, हम इसको स्टैंडिंग पोजीशन में लेके जा सकते हैं, हम इसको स्ट्रेट पोजीशन में लेके जा सकते हैं, हम इसको मिडल पोजीशन में लेके जा सकते हैं। ये जो फ्लोरोस्कोपिक टेबल होता है ये मूवेबल होता है। जो एक्सरे सिंपल टेबल होता है वो मूवेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये जो एक्सरे हमारे पास ट्यूब है, ये जो जहाँ से रेडिएशन ने ट्रांसफर होना है, ट्रांसमिट होना है पेशेंट की बॉडी में, तो ये भी इस टेबल के साथ क्या कर सकती होती है, ऑटोमेटिकली मूव करती है, ठीक है। अगर टेबल सुपाइन होगा, स्ट्रेट होगा तो ये पेशेंट के अबव होगी। अगर पेशेंट का जो हमारे पास अगर स्टैंडिंग में है तो ये इन फ्रंट ऑफ पेशेंट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एडवांटेज होता है, ठीक है। आप आगे वीडियो देख लें, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करूंगी। chest and abdominal X-rays are initially performed. You will be asked to take about 1.5 cups of the chalky brain preparation. You will lie on an X-ray table that can be tilted from the horizontal to an upright position. X-rays are obtained as you swallow the preparation and while the brain passes through your digestive system. The table will be tilted so that the brain spins and X-rays can be captured at various angles. Your doctor may apply pressure to the area to spread the brain inside. You will be asked to swallow more of the brain preparation to obtain additional images. The brain swallow procedure takes about 30 to 60 minutes to finish. Post-procedural care. Following the brain swallow procedure, you can resume a normal diet unless the doctor advises you modify it. You may have white or colored stools for 1 to 3 days. Sufficient fluids should be consumed to help flush the brain out of your system and prevent constipation. A high fiber diet, including raw fruits and vegetables, can also prevent constipation. Risks and complications. The brain swallow is generally a safe test, but as with any procedure, complications may occur and can include allergic reaction or anaphylaxis, constipation, accidental entry of the brain into the
A brain swallow test uses X-ray imaging to aid in diagnosing abnormalities of the upper gastrointestinal. It is a safe procedure with minimal risks. Talk to your doctor about any concerns regarding the procedure. ये जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया, ये सारी आप लोगों को उसमें स्टोरी डिफाइन हो गई है कि जो प्रीवियस हमने बेरियम स्पॉलो का हमारा जो लेक्चर था, जो बेरियम स्पॉलो पे बेसिकली जो लेक्चर था, तो उसमें सारी इस वीडियो में वही चीज़ें उस बंदे ने बताई हैं जो इंस्ट्रक्टर था, कि जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें अब कोई मुश्किल क्लास आप लोग प्रेजेंट है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम आ रही है। यस मैम। मुझे लेक्चर छोड़ के रिकॉर्ड करके आप लोगों को अपलोड कर देना चाहिए अगर आप लोगों ने इंटरेक्शन नहीं रखना क्लास में। आप बता दें, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर देती हूँ अगर आपका पढ़ने का मूड नहीं है। नो मैम है। फिर आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे? मुझे बार बार एक बात क्यों पूछनी पड़ रही है आप लोगों से? आज का हमारा लेक्चर बेरियम मील और बेरियम एनीमा पे होगा। उससे पहले आप लोग ये वीडियो देखें, देन हम लोग जो है अपना आज के लेक्चर की तरफ आएंगे। Barium enema is a diagnostic procedure that uses X-rays to assess for abnormalities of the large intestine, including the colon and rectum. The contrast material containing barium outlines the lining of the colon and rectum to show a clear view on the X-ray image. There are two types of barium enemas: single contrast study, in which the colon is filled with barium that outlines the intestine, and double contrast study, in which the colon is filled with barium and is drained out, leaving a thin layer of barium on the wall. The colon is then filled with air, which provides a detailed view of its own surface. Indications: barium enema is used to identify inflammation of the intestinal wall and monitor the progress of ulcerative colitis or Crohn's disease. It is also used to evaluate the other conditions which include appendicitis, persistent colon cancer and polyps, persistent diarrhea, diverticulitis, cellulitis A, small intestinal lining damage, lower gastrointestinal injury, malaria or unexplained weight loss. Pre-procedural preparation. Before performing a barium enema, your doctor will review your medical history. Confirm your doctor if you are pregnant, allergic to latex or barium, or have recently undergone any colon-related tests. A thorough cleansing of the large intestine is necessary before the procedure. You will be instructed to follow a clear liquid diet for 1 to 3 days before the test, and just prior to it, a cleansing enema is usually administered to enable a clear procedure. The steps involved in performing the procedure of a barium enema include preparing an X-ray of the large intestine will be taken by the x-ray table. Following this, a well-lubricated enema tube will be gently inserted into your rectum, and the barium penetration material will be allowed to flow into the
they have to go and stand on the floor until the test is completed. The doctor immediately uses to be informed. You will be instructed and turn to different positions so the X-ray images can be taken from all sides of the body. During a double contrast procedure, your doctor will bring the bone and thread to forward the bone. After the test, your doctor will remove the tube and view past the bone and take some additional X-ray images. First, procedure 4. During the procedure, you may use the bathroom or bedpan to expel the remaining bone. You will be advised to drink इस बेरियम एनीमा का डिफरेंस और बेरियम मील का डिफरेंस पता चल गया वीडियोस से? यस मैम। क्या डिफरेंस? मैम इस वीडियो का ना लिंक भी भेज दीजिए। यस मैम, शेयर कर दें। मैं तो लिंक शेयर कर देती हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जो आपने डिफरेंस फाइंड किया वो क्या डिफरेंस है? मैम बेरियम स्वॉलो में उन्होंने जो है वो मतलब माउथ के थ्रू जो था वो किया था, और इसमें उन्होंने बेरियम ट्यूब जो है इंसर्ट किया और फिर से जी बेटा, कोई और बच्चा बता दे, बच्ची का माइक सही काम नहीं कर रहा। मैम उसमें हमने मैम माउथ के थ्रू किया था, इसमें रेक्टम के थ्रू। और क्या डिफरेंस है? मैम उसमें इजोफेगस और अपर जीआईटी ट्रैक्ट देखा था, इसमें इंटेस्टाइन। ठीक है, अब बेरियम मील है बेसिकली। ठीक है, बेरियम मील की मुझे वीडियो नहीं मिली, बट जो है वो जस्ट अ मिनट, मैं आती हूँ अपने लेक्चर की तरफ वापस। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले ये शेयर कर दूँ। बेरियम मील की नहीं मिली। बेरियम मील जो है वो बेसिकली क्या है, बेरियम उसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को बेसिकली देखना है। ठीक है, तो हमने एसोफेगस और स्टमक का भी देख लिया और हमने लार्ज इंटेस्टाइन के लिए भी देख लिया कि कैसे बेरियम एनीमा यूज किया जा रहा है। बेरियम मील के लिए भी हम ओरल कंट्रास्ट ही देते हैं। ठीक है, अब इसको समझने में कोई मुश्किल? नो मैम। ठीक है, देन हम आते हैं मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बेटा, मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो देख रही थी इंट्रावीनस यूरोग्राफी की। खैर वो हम लोग आज जो है वो बेरियम मील और बेरियम एनीमा पढ़ते, उसके बाद जो है वो हम आएंगे हम इंट्रावीनस यूरोग्राफी और हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी की तरफ। ठीक है, सो बेरियम मील को स्टार्ट करते हैं। तो बेरियम मील में हमारे पास वी हैव टू मेथड्स।
ठीक है। द मेथड ऑफ चॉइस टू डेमोन्स्ट्रेट द म्यूकोजल पैटर्न, सिंगल कंट्रास्ट भी हो सकता है, डबल कंट्रास्ट भी हो सकता है। सिंगल कंट्रास्ट यूजेस कौन से पेशेंट्स में हमने सिंगल कंट्रास्ट यूज करना है? चिल्ड्रन, सिंस इट यूजुअली इज नॉट नेसेसरी टू डेमोन्स्ट्रेट म्यूकोजल पैटर्न, वेरी इल एडल्ट्स टू डेमोन्स्ट्रेट द ग्रॉस पैथोलॉजी ओनली। तो सिंगल कंट्रास्ट हम यूज करेंगे चिल्ड्रंस में और वेरी इल एडल्ट्स में, ठीक है। इंडिकेशंस क्या है हमारे पास बेरियम मील के लिए? डिस्पेप्सिया है, वेट लॉस है, अपर अब्डोमिनल मैस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज और अनएक्सप्लेन्ड आयरन एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये हमारे पास बेरियम मील के लिए इंडिकेशन है। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ साइट ऑफ परफोरेशन, हमने साइट ऑफ परफोरेशन की असेसमेंट करनी है। इट इज एसेंशियल दैट वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडियम गैस्ट्रोग्राफिन और डायोनोसिल एक्वस इज यूज्ड। कंट्राइंडिकेशंस, कंप्लीट लार्ज बाउल की अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है तो हम बेरियम मील नहीं करेंगे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब बेरियम स्टक हो जाएगा तो पूरे की पूरी जो जीआईटी सिस्टम है वो स्टक हो सकता है। तो हम बेरियम मील नहीं करेंगे इन केस ऑफ लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। कंट्रास्ट मीडियम की अगर बात की जाए, 120 ml ऑफ हाई डेंसिटी बेरियम, 250% डबल कंट्रास्ट मीडियम सफिशिएंट, 100% सिंगल कंट्रास्ट। पेशेंट की क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? पेशेंट फास्ट फॉर 6 आवर्स प्रायर टू द एग्जामिनेशन, शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, जैसे कि हमें वीडियो में भी देखा, शुड इंश्योर दैट नो कंट्राइंडिकेशंस टू द फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स यूज्ड। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सर्जरी के केस में अगर सर्जरी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो हम ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। द डबल कंट्रास्ट, पेशेंट स्वॉलोज एफरसेंट एजेंट। अब एफरसेंट एजेंट क्या है? ठीक है, जैसे आप स्प्राइट पिला देते हो, ठीक है, उन गैस बबल्स को या कंट्रास्ट को ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। टैबलेट फॉर्म नाउन फ्रॉम गैस्ट्रो, हाई डेंसिटी बेरियम इज स्वॉलोड वाइल लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो बेरियम मील में हम पेशेंट को कहते हैं कि लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में हो के बेरियम को पियो। देन टू सुपाइन पोजीशन इफ रिफ्लक्स इज ऑब्जर्व, स्पॉट फिल्म्स आर टेकन। जब हम लेफ्ट साइड पे पेशेंट को करके लेफ्ट साइड पे लटा के हम उसको बेरियम पिलाते हैं, जब हम उसको सीधा करके लटाते हैं तो उसको अगर रिफ्लेक्स बैक आ रहा है एसोफेगस में तो हम स्पॉट फिल्म ले लेंगे। हाइपोटोनिक एजेंट बास्कोपॉन 20 mg IV और ग्लूकागॉन 0.1 to 0.2 mg is administered. Patient rolled from side to side, so barium coats mucosal surfaces by washing mucus from gastric mucosa. तो हमने क्या करना है कि बास्कोपान भी देनी है ताकि पेशेंट पैनिक ना हो, या हम ग्लूकागॉन आईवी दे सकते हैं। पेशेंट को हम साइड टू साइड रोल करेंगे, सो बेरियम कोट्स म्यूकोजल सर्फेसिस, ताकि बेरियम कोट हो जाए म्यूकोजल सर्फेसिस के बाय वॉशिंग म्यूकस फ्रॉम द गैस्ट्रिक मुकोजा। और इससे क्या हो कि हमारे पास जो म्यूकोजल कोट्स हैं वो बेहतर नज़र आए, म्यूकोजा की वॉशिंग हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो बेरियम मील के लिए हमने कौन सी पोजीशंस में स्टार्ट करना है? हमने कहा कि हम उसको राइट साइड, राइट इंटीरियर ओब्लिक में हम उसको लटाएंगे, देन उसको हम सीधा लटाएंगे, या लेफ्ट इंटीरियर ओब्लिक में लटा के हम उसको सीधा सुपाइन करेंगे। हमारे पास राइट इंटीरियर ओब्लिक में एंट्रम और ग्रेटर कर्व नजर आती है, सुपाइन में हमारे पास एंट्रम प्लस बॉडी, लेफ्ट इंटीरियर ओब्लिक में हमारे पास लेसर कर्व ऑफ स्टमक, और हमारे पास लेफ्ट रेटर टिल्टेड हेड अप में हमारे पास फंडस ऑफ द स्टमक क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट हो जाती है। आगे ये समझ, यहाँ तक कोई मुश्किल? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस है। जैसे कि हमारे पास पेशेंट सुपाइन हुआ, एपी व्यू इंफीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ स्टमक हमें नजर आ रही है, ठीक है, ऑन राइट साइड। देन सुपाइन बॉडी एंड एंट्रम, हमारे पास ये एंट्रम है बेसिकली और ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है। देन हमने क्या किया, राइट लेटरल डिक्यूबिटस में, राइट लेटरल पोजीशन में जब पेशेंट को किया तो हमारे पास फंडस ऑफ द स्टमक नजर आ रही है, ठीक है। स्पॉट फिल्म ऑफ द एब्डोमेन विद द पेशेंट इन प्रोन पोजीशन, तो समटाइम्स हम प्रोन पोजीशन में भी जो है वो स्पॉट फिल्म लेते हैं। तो स्टमक है बेसिकली, और आगे ड्यूडिनम में, स्मॉल बाउल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो कंट्रास्ट मूव करना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो ड्यूडिनल कैप है, ये ड्यूडिनल कैप है, और ये हमारे पास जो है वो ड्यूडिनम का जो है वो पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। देन हमारे पास आ जाता है ट्रांसिएंट फाइन ट्रांसफर्स म्यूकोजल फोल्ड्स, तो ये हमारे पास जो है वो एंट्रम है बेसिकली, और ये हमारे पास क्या है, ड्यूडिनल कैप है। यहाँ तक समझ आ गई बेटा? इसमें कोई मुश्किल? डबल कंट्रास्ट बेरियम मील सुपाइन राइट इंटीरियर ऑब्लिक व्यू,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि डबल कंट्रास्ट हम जो है वो बेरियम भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम पेपेला ऑफ वेटर, जिसमें ये आपको व्हाइट एरो शो हो रहा है, ठीक है, हैज अ लॉन्गिट्यूडनल एरो हेड एंड 2 ऑब्लिक फोल्ड्स, ठीक है। तो ब्लैक एरोज जो है कि हमारे पास ऑब्लिक फोल्ड दे रहे हैं एक्सटेंडिंग बिलो इट, ठीक है। ये आफ्टर के ये बेसिकली ये सारे वो व्यूज हैं जो हम ड्यूरिंग बेरियम मील ले रहे हैं, और उसमें हम जो है वो कौन से स्टमक के पोर्शंस या बॉडी देख रहे हैं या इंट्रम देख रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं। देन आफ्टर केयर की तरफ अगर आ जाए, पेशेंट शुड बी टोल्ड दैट बाउल विल बी वाइट फॉर फ्यू डेज। तो हमने पेशेंट को बताना है कि बाउल की जो हैबिट्स हैं वो वाइट हो जाएंगी कुछ डेज के लिए। पेशेंट शुड बी एडवाइज टू ड्रिंक एडिकेट वाटर। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पेशेंट शुड नॉट लीव द डिपार्टमेंट अंटिल ब्लरिंग ऑफ वीएन हैज़ रिजॉल्व। तो समटाइम्स पेशेंट्स को जो है वो ब्लरिंग ऑफ वीएन स्टार्ट हो जाती है, तो पेशेंट को तब तक जो है वो डिपार्टमेंट को छोड़ना नहीं चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट द बेरियम मील। अब हम आ जाते हैं बेरियम फॉलो थ्रू एग्जामिनेशन की तरफ या बेरियम एनीमा की तरफ। तो इसमें हमने क्या है नोट में देखनी है, लेंथ जो है बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन की वो है 6 to 7 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम पाइलोरस टू इलियोसिकल वेल्व, ठीक है। पाइलोरस से इलियोसिकल वाल्व की तरफ जो है वो एक्सटेंड करती है प्रॉक्सिमल टू फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूट द जिनम एंड distal 3 to 5th constitute the ileum. The will be convenience 2 mm thick in jejunum and 1 mm thick in ileum. Jejunum and ileum की anatomy है, ठीक है। Jejunum begins at duodenojejunal flexion and ileum ends at ileocecal junction. Jejunum and ileum 6 to 7 meter long. Jejunum 2/5 and ileum 3/5. Calls of jejunum and ileum are suspended by mesentery from posterior abdominal wall and freely movable. Most jejunum lies in left upper quadrant and most ileum lies in right lower quadrant, ठीक है। ये विलाय है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द म्यूकोसा 0.5 to 1 mm लॉन्ग, ठीक है। ये विलाय होते हैं, बेसिकली हमने इनको देखना होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। बेरियम फॉलो थ्रू का अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेरियम फॉलो थ्रू इज डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट अ स्मॉल बाउल फ्रॉम डिडिनम टू इलियोसिकल जंक्शन। तो बेरियम फॉलो थ्रू एग्जामिनेशन जो है वो डिज़ाइन किया गया है स्मॉल बाउल से जो है डिडिनम से लेकर इलियोसिकल जंक्शन तक, encompassing the duodenum, jejunum and ileum, including the junctions superiorly with the stomach and inferior with the ascending colon, also known as barium meal follow through एंड स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू। तो इस टेस्ट को हम बेरियम मील फॉलो थ्रू भी कह सकते हैं और स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू भी कह सकते हैं। हमारे पास इसकी इंडिकेशन है पेन है, डायरिया है, एनीमिया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, माल अब्जॉर्प्शन है, अब्डोमिनल मैस है, कंट्राइंडिकेशंस कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन एंड सस्पेक्टेड परफोरेशन। मेथड से सिंगल कंट्रास्ट विद एडिशन ऑफ एडसेंट एजेंट एंड कंट्रास्ट मीडियम 3 ml ऑफ 100% बेरियम सस्पेंशन। एनपीओ सेम हमारे पास पेशेंट प्रिपरेशन आ रही है, अगर आप याद करना चाहते हैं तो एक ही प्रिपरेशन सबके लिए भी चल जाए, ठीक है। अप्रोकाइनेटिक एजेंट मेटोक्लोप्रामाइड is given orally at least 30 minutes before the study start. Preliminary film, plain abdominal radiography perforation is suspected. Procedure: a lower density barium suspension 50 to 100% is ideal. 300 ml of 100% barium suspension diluted with equal volume of water. Patient lies on the right side after barium has been ingested. Films, prone PA films of the abdomen are taken every 20 minutes during the first hour, then every 30 minutes until the colon is reached. Spot films of terminal ileum taken are taken supine. This was all about the barium meal and barium follow through examination. अब हम इंट्रावेनस यूरोग्राफी की तरफ आते हैं। इंट्रावेनस यूरोग्राफी बेसिकली इसमें मैं एक इमेज भी ऐड कर देती हूँ स्टार्ट से, ताकि आपको पता चल जाए कि इंट्रावेनस यूरोग्राफी बेसिकली क्या होता है। तो इंट्रावेनस यूरोग्राफी में हमने किस चीज़ की स्टडी करनी है? न्यूरोलॉजी की मैम, किडनी ब्लड इस तरह की।
इंट्रावेनस यूरोग्राफी में हमने किडनी, यूरेटर और ब्लैडर को देखना है, ठीक है। अंडर फ्लोरोस्कोपी ही हम इसको देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, जिस रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इंक्लूडिंग द रीनल पैरेन्काइमा, कैलिसिस एंड पेल्विस आफ्टर द इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया। तो इसमें हमारे पास मोड ऑफ कंट्रास्ट इंजेक्शन क्या होगा? बेरियम में हमारे पास क्या कौन कौन से वे से हम कंट्रास्ट को इंजेक्ट कर रहे थे? क्लास, आप लोग को आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. आंसर क्यों नहीं कर रहे? बताएं मुझे कि बेरियम के लिए हमारे पास मोड ऑफ कंट्रास्ट इंजेक्शन क्या है? मैम माउथ के थ्रू भी किया था और एनएस के थ्रू किया। रेक्टल कंट्रास्ट भी था और ओरल भी। यस तो इंट्रावेनस यूरोग्राफी में मोड ऑफ जो कंट्रास्ट इंजेक्शन होगा वो क्या होगा? इंट्रावेनस वेन्स के थ्रू। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब इंट्रावीनस में हम बेरियम को इंजेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम डिफरेंट कंट्रास्ट यूज़ करेंगे। इंट्रावीनस यूरोग्राफी यूज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर्स। पिछले कुछ सालों में कम हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा तादाद में की जाती है, ठीक है। सीटी, अल्ट्रासाउंड, एमआर इज रिप्लेसिंग remains primary modality for visualization of pelvic calcareal system and ureter. टर्मिनोलॉजी, यूरोग्राम, पाइलोग्राम भी हम इसको कह सकते हैं, और उसके अलावा हम इसको सिस्टोग्राफी, यूरेथ्रोग्राफी और सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी भी कहते हैं। तो अगर अब आपको कोई पूछे कि यूरोग्राम क्या है, पाइलोग्राम क्या है, आपको अगर कोई पूछे सिस्टोग्राफी क्या होती है, यूरेथ्रोग्राफी क्या होती है, सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है और हम इसमें किस चीज़ की विजुअलाइजेशन करते हैं। जब आप लोग जॉब के लिए जाएंगे, जब आप लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ही यही हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एक बार मेरी टीचर ने मुझसे पूछ लिया साइनोग्राम क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था साइनोग्राम क्या होता है। खैर मेरा इंटरव्यू चल रहा था और वो मेरी ही टीचर थी जो मुझसे इंटरव्यू भी ले रही थी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, अक्सर टेस्ट्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चूँकि कॉमनली हम लोग की इसमें प्रैक्टिस नहीं होती, तो समटाइम्स हम भूल जाते हैं कि यूरोग्राफी क्या होती है, पाइलोग्राम क्या है, सिस्टोग्राम क्या है, ठीक है। तो इन टर्मिनोलॉजीज़ को अपने याद रखना है, इनको भूलना नहीं है। मैं भी आप लोगों से पूछूंगी कि जब हम फ्ला स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे होते हैं, तो उस टर्म को रेडियोलॉजी में क्या कहते हैं? विजुअलाइजेशन ऑफ किडनी, पैरेन्काइमा, कैलिसिस एंड pelvis resulting from IV injection of contrast is called urogram. Describe retrograde studies visualizing only the collecting system is called pyelogram. So IVP is misnomer should be IVU, ठीक है। सिस्टोग्राफी डिस्क्राइब विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लैडर, जिसमें हम सिर्फ ब्लैडर को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोग्राम। मैम ये जो पीछे प्रीवियस स्लाइड पे वो पाइलोग्राफी थी वो बताइएगा दोबारा। पाइलोग्राम बेटा इसमें हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ स्टडीज होती हैं, एक रेट्रोग्रेड स्टडीज होती है, एक एंटीग्रेड स्टडीज होती हैं, ठीक है। दोनों का मोड जो है वो डिफरेंट होता है। आपके लिए सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जब आपने सिर्फ कलेक्टिंग सिस्टम की, अब कलेक्टिंग सिस्टम क्या है? जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में कलेक्टिंग सिस्टम क्या है? मैम यस, पेल्विस। रेक्टम वगैरह आ जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये किसने कहा है? हाँ, ये रेक्टम कहाँ से आ गया जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में? मैम पता नहीं किसने बोला है। ये सारी जो एनाटॉमी है ना, एनाटॉमी पास की हुई है। यस मैम, ए ग्रेड था। इसीलिए मुझे इतनी अच्छी एनाटॉमी सुना रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जब रेट्रोग्रेड जो स्टडीज़ हैं, बेसिकली
और एंटीग्रेड स्टडीज़ हैं, 2 टाइप्स की स्टडीज़ होती हैं, ठीक है, दोनों का मोड चेंज होता है, लेकिन इसमें हमने कलेक्टिंग डक्ट्स है, ठीक है, रीनल पेल्विस है और यूरिटर्स है, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर आप लोग याद करें तो इनको डक्ट ऑफ बेलिनी भी कहते हैं, ठीक है, रीनल कैलिसिस है, रीनल पेल्विस है और यूरिटर्स हैं, दीज आर द कलेक्टिंग सिस्टम्स ऑफ द किडनी, ठीक है। तो आपने माइंड में सिर्फ ये याद रखना है कि हमने कलेक्टिंग सिस्टम को जहाँ पे देखना है वो क्या है, वो हमारे पास पाइलोग्राम है, ठीक है। रेट्रोग्रेड और एंटीग्रेड में अभी डिस्क्राइब नहीं कर रही, वो डिस्क्राइब करने की रीज़न ये है कि आप लोग को समझ नहीं आनी, रेट्रोग्रेड और एंटीग्रेड पढ़ना ही है तो हम उस पर एक लेक्चर रख लेंगे, ठीक है। ओके मैम। Just you have to memorize that in pyrogram, uh, ठीक है, we use to describe the collecting system of the Collecting system. kidney, ठीक है। Yes. Cystography describes visualization of the bladder, अब क्या है, यूरिनरी ब्लैडर की जब इमेजिंग करते हैं उसको सिस्टोग्राफी कहते हैं। यूरिथ्रोग्राफी विजुअलाइजेशन ऑफ द यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिथ्रा की जब हम विजुअलाइजेशन करवाते हैं अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस उसको यूरिथ्रोग्राफी कहते हैं। जब हम यूरिथ्रा और ब्लैडर को कंबाइन कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी। तो ये टर्म्स भूलनी नहीं चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए कि कौन सी टर्म पे हम कौन से स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ठीक है। अब इंडिकेशंस क्या है आईवीयू की, इंट्रावीनस यूरोग्राफी की, अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी गाइडलाइंस पब्लिश्ड इन 2010, जो कि हम जैसे मैंने कहती हूँ कि हम अक्सर जो गाइडलाइंस यूज़ कर रहे होते हैं या तो ब्रिटिश यूज़ कर रहे होते हैं या अमेरिकन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी हम इंडिकेशंस पढ़ते हैं टू इवैल्यूएट द प्रेजेंस और कंटिन्यूइंग प्रेजेंस ऑफ सस्पेक्टेड और नोन यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन है, अब यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन मैस से भी हो सकती है, स्टोन से भी हो सकती है, ठीक है। तो यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए करते हैं टू एसेस द इंटेग्रिटी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्स स्टेटस पोस्ट ट्रॉमा, ठीक है। इंटेग्रिटी ऑफ यूरिनरी ट्रैक स्टेटस पोस्ट ट्रॉमा के बाद हम उसको देखने के लिए कर सकते हैं टू असेस द यूरिनरी ट्रैक फॉर सस्पेक्टेड कनिजेंटल एनॉमलीज। कनिजेंटल एनॉमलीज के साथ अगर पेशेंट है तो उस पर हम कर सकते हैं to assess the urinary tract for lesions that may explain hematuria or infection। तो अगर जो है हेमेचूरिया हो रहा है या इन्फेक्शन है तो उस केस में हम देख सकते हैं कि इसमें कहीं पे कोई लीजन तो प्रेजेंट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपरटेंशन इन यंग अडल्ट्स नॉट कंट्रोल, कि अगर यंगर पेशेंट्स हैं जो 30 साल का पेशेंट है, यंगर है 35 साल तक, तो हाइपरटेंशन है, कंट्रोल नहीं हो रही, तो कहीं पे कोई रीनल मैस तो नहीं है, कहीं पे कोई रीनल लीजन तो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम कर सकते हैं इंट्रावीनस यूरोग्राफी। कंट्राइंडिकेशंस क्या है, ठीक है, नो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन, रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस, रीनल फेलियर हो सकता है, सीरम क्रेटिनिन लेवल हायर हो सकता है, ठीक है, हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो सकता है, प्रीवियस एलर्जी टू द कंट्रास्ट एजेंट हो सकती है, आयोडीन, जनरलाइज्ड एलर्जिक कंडीशंस, मल्टीपल माइलोमा, प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, थायरोटॉक्सिकोसिस एंड डायबिटीज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन, रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, क्लियर आउटलाइन ऑफ द एंटायर यूरिनरी सिस्टम, सो कैन सी इवन माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होती है बेटा, क्लास हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होती है? मैम स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग किसकी स्वेलिंग होती है? किडनी की। किडनीज की स्वेलिंग नेफ्रॉन्स, मैम किडनी की नेफ्रॉन स्वेलिंग नेफ्रॉन्स की की है दोनों स्वेलिंग किडनी होगी मैम। ये है हाइड्रोनेफ्रोसिस। यस मैम। ये नॉर्मल किडनी है, ठीक है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया यूरिटर में, कोई लीजन आ गया, तो क्या हुआ कि माइल्ड में हमारे पास सिर्फ रीनल पेल्विस की जो है वो स्वेलिंग होती है, ठीक है, जो कलेक्टिंग सिस्टम है
वहाँ पे जो है वो आगे यूरिन पास आउट नहीं करता तो वहीं पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आगे से जो है वो पास कर रहा है। फिर क्या हुआ, मॉडरेट है। मॉडरेट में हमारे पास जो है वो रीनल के जो स्ट्रक्चर्स हैं रीनल कैलिसिस तक, ठीक है, जाएगी। और फिर हमारे पास स्वीयर में क्या होगा, ये सारी की सारी किडनी में स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस अल्ट्रासाउंड पे भी और एक्सरे दोनों पे हमें डेमोन्स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये लोग आप लोग अल्ट्रासाउंड पे भी पढ़ोगे। ठीक है, इवन माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस भी जो है वो आपको इसमें शो हो जाती है। Easier to pick out obstructing stone when there are multiple pelvic calcifications, can show non-opaque stones as filling defects, demonstrate renal function, and allow for verification that the opposite kidney is functioning normal, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस हैं कि हमें छोटी से माइल्ड सी हाइड्रोनेफ्रोसिस भी नज़र आ जाती है, मल्टीपल पेल्विक कैल्सिफिकेशंस वो भी नज़र आ जाती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन नज़र आ जाता है, नॉन ओपैक स्टोन्स नज़र आ जाते हैं, ठीक है, एज फिलिंग डिफेक्ट्स। जो कि इसमें भी एक चीज़ है कि कुछ स्टोन्स हमें रेडियो पैक होते हैं और कुछ रेडियो ल्यूसेंट होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें भी नज़र आ जाती हैं। डेमोन्स्ट्रेट रीनल फंक्शन, रीनल फंक्शन डेमोन्स्ट्रेट हो जाता है, और वेरिफिकेशन दैट अपोजिट किडनी इज फंक्शनिंग नॉर्मली और नॉट, कि एक किडनी जो है वो काम ठीक कर रही है तो दूसरी भी ठीक कर रही है या नहीं कर रही। रिमेनिंग लेक्चर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उसमें करेंगे। आज के लिए इतना ही आई गेस काफ़ी है, ऐसे ही है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। कोई चीज़ मुश्किल इसमें? नो मैम। आप लोगों ने साथ साथ पढ़ना है। जितना जिस स्पीड से हम लोग जा रहे थे उस स्पीड को हम कम करेंगे आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।